तो चैप्टर 3 में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन अ पार्टनरशिप फर्म देर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो आपको मालूम है ना कि मिनिमम 2, मैक्सिमम 20, और फाइनेंस कंपनी होगी तो 10। तो पार्टनर्स का लिमिटेशन होता है। मोर एवर द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। और आपको ये भी मालूम है पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। Besides, there are certain limitations beyond which partners cannot bring additional capital. आपको ये भी मालूम है सर्टन लिमिटेशन की वजह से पार्टनर्स ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करते पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कोई एक पार्टनर डूब गया तो उसका पैसा मेरे को देना पड़ेगा। Therefore, in order to expand the business, the partnership firm is sold to an existing company. तो हम अपना बिजनेस एक्सपांड करने का सोचे तो हम हमारी पार्टनरशिप फर्म किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को बेच देंगे और कन्वर्ट इनटू न्यूली फॉर्म कंपनी, या तो हम पार्टनरशिप फर्म में से कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। हावेवर इन बोथ द केसेस, ये दोनों केसेस में क्या होगा, आपकी जो पुरानी फर्म होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व। इट इज नोन एज सेल और कन्वर्जन ऑफ अ फर्म टू अ कंपनी। तो इस तरीके से ये चैप्टर का नाम डेवलप हुआ। The accounting principles are similar to ordinary dissolution। तो हमें जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसके जैसे ही प्रिंसिपल्स हैं। However, there are some special features in this type of dissolution. Certain special feature of this type of dissolution are discussed here under. A point. Usually, the old firm is sold as a going concern. Hence, the books of accounts are closed as the firm dissolved. तो अंडरलाइन कर दो। तो पुरानी फर्म हमने सोल्ड की है एज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे और फर्म को डिसॉल्व करनी पड़ेगी। ऑल लायबिलिटीज, ऑल असेट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो आपको मालूम है, आप अपनी सारी असेट सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हो। इफ एनी असेट इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, जो कोई नई कंपनी ये असेट टेकन ओवर नहीं कर रही है तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो मार्केट में बेच के पैसा ले लेगी। इट इज टू बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट बाय द ओल्ड फर्म, या तो कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा और मे बी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। दो ऑप्शन है, या तो वो नई कंपनी लेके चली जाए, वो नहीं लेना चाहती तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, हमको वो असेट बेचनी पड़ेगी या तो हमको ले जानी पड़ेगी। सिमिलरली, इफ एनी लायबिलिटीज इज नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी, सेम, जो कोई लायबिलिटी आप टेकन ओवर नहीं कर रहे हो नई कंपनी, इट इज टू बी पेड ऑफ बाय द फर्म, तो वो पैसा पार्टनरशिप फर्म देगी, या तो कोई पार्टनर बोलेगा कि मैं दे दूंगा, तो वो पार्टनर के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। द होल बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप इज सोल्ड टू अ कंपनी फॉर अ सम which is known as purchase consideration. It is to credited to realization account. आप अपना पूरा बिजनेस किसी कंपनी को बेच रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसके पास पैसा मांगोगे कि देख भाई मेरा बिजनेस था, मैंने पूरा तेरे को बेच दिया, इसको मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। करेक्ट। तो ये 10 लाख रुपए जो आपने मांगे हैं ना, उसका नाम है परचेज कंसिडरेशन। आपके लिए वो ये इनकम है, इस वजह से वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट जाएगा। ओके। अब सामने वाला आपको शेयर दे सकता है, डिबेंचर दे सकता है, कैश में पैसा दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। द परचेज कंसिडरेशन may be paid by the company partly by allotment of the shares or and debentures and partly in cash। ओके। तो यहाँ पे
परचेज कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चैप्टर में। तो जब एग्जाम्पल हमको करना है तो थोड़े पॉइंट्स हमको अंडरस्टैंड करने हैं। सबसे पहला तो पीसी की मेथड। देखो, परचेज कंसिडरेशन को मैं अब से पीसी बोलूँगा, तो पीसी की मेथड क्या है? कौन सी ऐसी एसेट है जो नई कंपनी ने टेकन ओवर की है और नहीं की है? ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो नई कंपनी ने टेकन ओवर की और नहीं की है? हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा, ये लेके गया है, ये लेके नहीं गया, ऐसा। पीसी का कैलकुलेशन करो, सामने वाली कंपनी पीसी कैसे देगी, शेयर्स, डिबेंचर, कैश, और फिर हमको अकाउंटिंग प्रोसेस करना है। तो सबसे पहला आज का मेरा मकसद क्या है कि आपको पीसी आ जाना चाहिए। पीसी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमारे स्टेप्स, ये चैप्टर में हम कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वो स्टेप्स आपको आना चाहिए। ओके, तो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल। सबसे पहला वाला स्टेप, परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले ही लाइन अंडरलाइन कर दो, ये डेफिनेशन है। परचेज कंसिडरेशन मीन्स price paid by the purchasing company for purchasing the business of the vendor, that is the firm. अब पीसी की मेथड क्या है सर? उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे हमको सोचना है। तो सबसे पहले पीसी की मेथड्स। पीसी की तीन मेथड है। फर्स्ट वन इज लमसम मेथड। इसमें क्या होता है, वेंडर, दैट मीन्स अ सेलर, और परचेजर सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे। वो बोलेगा मेरे को 10 लाख में सेल करना है, वो बोलेगा नहीं मेरे को तो 8 लाख में परचेज करना है। सेटलमेंट होगा, चल तेरा नहीं मेरा नहीं, 9 लाख में बात फाइनल कर दे। दैट इज एक लमसम अमाउंट आपने डिसाइड करके बोल दिया, तो यहाँ पे कोई वर्किंग तो है ही नहीं, बराबर है? तो पढ़ो, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज अंडरलाइन फिक्स अमाउंट विदाउट एनी कैलकुलेशन और कंसिडरेशन। ओके, तो यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट होता है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द परचेसिंग कंपनी मे एग्री टू पे 7 लाख फॉर परचेज ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो आप लोग ने 7 लाख 7 लाख रुपीज बोला है, करेक्ट? नेक्स्ट, नेट असेट मेथड। अंडर दिस मेथड पीसी इज अराउंड। पीसी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? by by adding the agreed value of all assets taken over by purchasing company। तो परचेजिंग कंपनी जिस वैल्यू पे असेट टेकन ओवर करेगी वो सब लिखना है, एंड डिडक्शन देयर फ्रॉम द एग्रीड वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, और उसमें से लायबिलिटीज माइनस करना है, लायबिलिटीज की एग्रीड वैल्यू। तो एग्री वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर लेस एग्री वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट? तो ये था आपका नेट असेट मेथड। अब आ रहा है आपका नेट पेमेंट मेथड। ये तीसरी मेथड है। द परचेज कंसिडरेशन इन दिस केस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द पेमेंट मेड बाय द परचेजिंग कंपनी टू द फर्म। तो परचेजिंग कंपनी फर्म को जो भी पेमेंट दे वो सबका टोटल कर लो, नेट पेमेंट मेथड का आंसर अंडर पीसी आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, 5 लाख रुपए देना है, परचेजिंग कंपनी आपको 5 लाख रुपए देगी। कैसे? पकड़, 2 लाख के शेयर, 2 लाख के डिबेंचर, 1 लाख का कैश, इस तरीके से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको पैसा दे रहे हैं ना, ये सबका टोटल कर दो
5 लाख रुपए हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। ओके, so that payment can be made in the form of underlying कर दो, preference share, equity share, debenture or cash. Of the above, first preference should be given for calculating PC as per net payment. पहला preference always net payment method को देने का, but only if the net payment are not given, purchase consideration as per net asset is found. तो कभी भी कोई एग्जांपल आए, सबसे पहले नेट पेमेंट का सोचने का, बट नेट पेमेंट नहीं हो रहा है, तब नेट एसेट के पास जाने का। इन केस द नेट पेमेंट इज गिवन, देन वी टेक दैट अमाउंट एज पीसी। जो आपके पास नेट पेमेंट मालूम है, तो वही अमाउंट आपको पीसी कंसीडर करना है। हावेवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए नेट एसेट ऑल्सो शो द सेम अमाउंट, क्योंकि आप नेट पेमेंट से वर्किंग करोगे, फिर सोचोगे नहीं नेट एसेट से वर्किंग करूँ, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर while calculating purchase consideration। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बोलता हूँ, एग्रीड वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो इसमें कभी भी रिजर्व्स नहीं आती है, आपको मालूम है, कोई किसी भी प्रकार की कैपिटल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व नहीं आती है। एग्री वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर, जिसमें कभी भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और लॉसेस, दैट इज योर आपके पी&एल अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब कुछ कभी नहीं आएगा। इन केस एनी एसेट और लायबिलिटीज इज रियलाइज बाय द फर्म, एग्जाम्पल में लिख दिया कि ये एसेट पार्टनरशिप फर्म सोल्ड करेगी, इसका मीनिंग क्या हुआ? परचेसिंग कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है। पार्टनरशिप फर्म ने बोल दिया कि क्रेडिटर्स का पैसा मैं दूंगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? जो नई कंपनी है वो क्रेडिटर्स का पैसा नहीं देगी। ओके, द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द परचेसिंग कंपनी by means of equity or preference share or debentures can be received by share issue at par, premium or discount, which may be issued either as partly or fully paid। तो आपके पास जो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, वो आप एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, वो लोग सामने से कुछ भी दे सकते हैं आप। ओके, तो इतना हमने पीसी के लिए सोचा है, पढ़ा है। तो चलो जल्दी से पीसी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलास्ट्रेशन 1। पहुंच गए इलास्ट्रेशन 1 पे? क्या बोला है? द फॉलोइंग असेट एंड लायबिलिटीज अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। तो ये असेट और ये लायबिलिटीज आपकी पार्टनरशिप फर्म के पास है। लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, जनरल रिजर्व, इतना कुछ है आपके पास। द बिजनेस इज सोल्ड टू कंपनी, अंडरलाइन दिस सेंटेंस। तो आपका बिजनेस आपने कंपनी को सोल्ड कर दिया, विच एग्री टू पे, और वो कंपनी बोल रहा है कि मैं आपको 35,000 लैंड एंड बिल्डिंग का दूंगा, 18,000 का स्टॉक दूंगा, फिर 1,000 आपका बीडीआर है, गुडविल आपका 10,000 है। करेक्ट? तो इतना उन्होंने बोला है। द परचेज प्राइस was to be discharged by issue of 3,000 equity share of rupees 10 each and the balance in a cash। अंडरलाइन कर दो ये सेंटेंस में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि कभी भी एग्जाम्पल में ये सेंटेंस मिले, बैलेंस इन कैश, तो ऑलवेज नेट असेट मेथड आएगा। क्यों? क्या आपके पास शेयर्स, डिवेंचर, कैश, ये सब की अमाउंट रेडीली अवेलेबल है?
जो परचेजिंग कंपनी देने वाली है? नहीं सर, इक्विटी शेयर तो मालूम पड़ जाएंगे बट कैश का मालूम नहीं पड़ेगा। इस वजह से नेट पेमेंट मेथड नहीं आएगा। तो आपको दिमाग में क्या याद रखना है, कभी भी बैलेंस इन कैश वर्ड आएगा आपको नेट असेट मेथड यूटिलाइज करनी है। ओके। दूसरी चीज, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा था कि बिजनेस इज सोल्ड टू कंपनी। अंडरलाइन द वर्ड बिजनेस। बिजनेस मीन्स आपने अपनी सारी असेट और सारी लायबिलिटीज, इन शॉर्ट ये पूरा बिजनेस सोल्ड कर दिया है। तो जिसकी एग्रीड वैल्यू है वो तो कोई बात है नहीं, पर जिसकी एग्रीड वैल्यू नहीं दी है आपको बुक वैल्यू कंसिडर करना है। ओके, चेक कर लो, नीचे आपके पास सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन ऑफ पीसी अंडर नेट असेट मेथड, एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर। तो 35,000 लैंड एंड बिल्डिंग का है एग्री वैल्यू, 18,000 का स्टॉक है, डेटर्स आपके पास 15,000 के थे जिसमें 1,000 बीडीआर था, 14,000 हुआ। गुडविल आपको दिया था एग्जाम्पल में 10,000। तो इतनी एग्री वैल्यू थी। आप अपनी असेट जो फर्स्ट पैराग्राफ में दी थी एक बार चेक कर लो, सारी आ गई? लैंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स आ गई ना सारी? ओके, टोटल हुआ 77,000। उसमें से आपको माइनस क्या करना है, एग्री वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो सर ऐसा तो बोला नहीं था कि लायबिलिटी टेकन ओवर करेगा। तो मैंने आपको बोला द वर्ड बिजनेस, बिजनेस का मीनिंग होता है कि आपने पूरा बिजनेस दे दिया। तो क्रेडिटर्स भी लेके चला चुका है वो, क्रेडिटर्स भी वो लेके गया है। सर एग्री वैल्यू तो नहीं दी है, तो मैंने बोला है ना, तो आपको बुक वैल्यू लेना है। तो 18,000 लिखा है, 77 में से 18 गए तो 59,000 बचा। ये है आपका आंसर, परचेज कंसिडरेशन। सामने वाली कंपनी आपको क्या देती है, डिस्चार्ज बाय 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 30,000 के इक्विटी शेयर आए और बाकी का पैसा वो कैश में देगी। तो आपको मिलना चाहिए था 59, 59 में से 30,000 के शेयर्स, तो 29,000 का कैश। तो यहाँ से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन क्या आया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,000, सर आपने ये क्यों नहीं लिखा? तो इसके लिए नीचे नोट्स दी है सेकंड नंबर की, TCS asset like debit balance of P&L account, advertisement suspense account should not be included in the total asset। तो वो असेट में कंसीडर नहीं करते हम, ये रूल है। मेरी एक बात याद रखो, उसके लिए भी रूल है। 5 नंबर का पॉइंट देख लो, एक स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर जनरल रिजर्व क्यों नहीं लिया? तो पॉइंट नंबर 5, accumulated profit is not to be deducted from the asset as they are not the outside liabilities, that is reserve fund, P&L account, credit balance। यहाँ पे आपको सिर्फ असेट और लायबिलिटीज को ही माइनस करना है। असेट का टोटल कर दो, उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दो। यहाँ पे आपका, मैंने थियरी में ही बोला कि आपकी कोई भी रिजर्व माइनस नहीं करेंगे हम, कोई भी रिजर्व माइनस नहीं होती है। असेट साइड पे आपकी कोई भी फिक्टिशियस असेट माइनस नहीं होगी। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या था कि सर इन्वेस्टमेंट होगा तो हम कंसिडर करेंगे, करेंगे। पीएफ होगा तो कंसिडर करेंगे, करेंगे। ओके, 6 नंबर का नोट्स देख लो कि वर्कर्स प्रोविडेंट फंड, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड एक्सेट्रा आर द आउटसाइड लायबिलिटीज। ओके, शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल असेट। तो ये हमारा आउटसाइड लायबिलिटी है, हमको जब वो बोलेगा कि हम ये टेक ओवर कर रहे हैं तब माइनस कर सकते हो।
सेकंड एग्जांपल देख लो। द फॉलोइंग असेट और लायबिलिटीज अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ फर्म। आपके पास मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल इतना है। अंडरलाइन द वर्ड बिजनेस was sold to a limited company on 30th जून। तो 30th जून को ये पूरा बिजनेस आपने सोल्ड कर दिया। कंपनी क्या कहती है? द कंपनी एग्रीड टू इश्यू 300 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each। तो कंपनी आपको इक्विटी शेयर देने वाली है, 300 शेयर, ₹100 का प्राइस। तो वहां पे मल्टीप्लाई करके लिख दो 30,000। डिबेंचर 300 डिबेंचर, ₹100 का प्राइस, तो वो भी 30,000 एंड 2,000 का कैश। तो परचेजिंग कंपनी आपको इक्विटी शेयर, डिबेंचर और कैश दे रही है और आपके पास सभी की अमाउंट अवेलेबल है। करेक्ट? तो जिस एग्जांपल में आपको शेयर, डिबेंचर, कैश इस तरीके से परचेजिंग कंपनी पैसा देगी और अमाउंट अवेलेबल है, तो उसमें पीसी की नेट पेमेंट मेथड अप्लाई होती है। कौन सी मेथड अप्लाई होती है? नेट पेमेंट मेथड। चेक करो आंसर। लिखा है नेट पेमेंट मेथड, लिखा है शेयर्स के 30, डिबेंचर्स के 30 और कैश का 2, टोटल मिला के 62,000। अब मान लो यही एग्जांपल है, सिर्फ मैं चेंज करता हूँ कि सामने वाली कंपनी आपको जो शेयर देती है ना, वो ₹100 की जगह पे ₹120 में देती है। तो सर क्या होगा? मैंने आपको थियरी में बोला है, आपको इश्यू प्राइस देखनी है। क्या देखनी है? इश्यू प्राइस। आपको कितने में इश्यू हुए? ₹120 में हुए ना, तो आपको 120 से मल्टीप्लाई करना है। तो 300 शेयर इंटू 120, 36,000। आप नीचे चेक कर सकते हो। डिबेंचर के 30 और कैश का 2 मिला के 68,000। तो ये था आपका नेट पेमेंट का एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल 3 मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल 3 में सिर्फ मेथड के नाम बताना है। मेथड के नाम, ये कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, उसमें बैलेंस इन कैश वर्ड आ रहा है, तो वहाँ पे नेट असेट मेथड आएगा। सेकंड में अंडरलाइन कर दो वर्ड रिमेनिंग अमाउंट इट इश्यू नेसेसरी इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर कितने देने हैं ये मालूम नहीं है, इसकी वजह से ये नेट असेट मेथड आएगा। तीसरे पॉइंट में इक्विटी शेयर रेडी है, 40,000 अमाउंट आएगा, डिबेंचर्स के 15,000 और कैश के 12,000। करेक्ट? ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, इस वजह से नेट पेमेंट मेथड आएगा। फोर्थ, company give its equity share and debenture in the ratio of 3:2 toward the purchase price to the firm। तो कंपनी आपको शेयर्स और डिबेंचर्स देगी 3:2 के रेशियो में। बट आपके पास क्या यहाँ पे परचेज प्राइस मालूम है? कोई अमाउंट मालूम है? नहीं मालूम। दैट मीन्स नेट असेट मेथड। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, लास्ट सेंटेंस अंडरलाइन कर दो, बैलेंस इन कैश। ये वर्ड आएगा तो सर ने बोल ही दिया है कि नेट असेट मेथड आएगा। तो ये था आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, पीसी। करेक्ट? अब स्टेप नंबर 2, वापस आ जाओ स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 क्या है? मैंने आपको पढ़ा लिया है स्टेप नंबर 2। तो जब मैंने डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कि आपको अपनी बैलेंस शीट कैंसिल करनी है, और बैलेंस शीट कैंसिल करने के आपके पास 6 से स्टेप मैंने सिखाए थे वो चैप्टर में। तो स्टेप 2 में आपको ये याद रखने हैं कि सब स्टेप है उसमें, 6 सब स्टेप्स है जो बैलेंस शीट कैंसिल करने में हमको मदद करेगा। मालूम है ना?
वो मैं स्टेप एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। स्टेप 2 में हमारे पास और 6 स्टेप आने वाले हैं, सब स्टेप्स। पहला वाला कॉलम्स ड्रॉ कर दो, दूसरा वाला बैलेंसेस लिख दो, तीसरा वाला रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, फोर्थ वन असेट के अकाउंट क्लोज कर दो, रियलाइजेशन में ले जाओ, फिफ्थ वन असेट का प्रोविजन क्लोज कर दो, और द सिक्स वन लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दो। ओके, तो इस तरीके से आपकी सारी बैलेंस शीट कैंसिल हो जाएगी स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 आपको आता है, क्लियर? अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नोट्स में है। स्टेप नंबर 2 की नोट्स एक बार देख लो। उसमें फर्स्ट पॉइंट, कैश एंड बैंक बैलेंस इफ टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। जो आपका कैश और बैंक बैलेंस परचेजिंग कंपनी टेक ओवर कर रही है should also be transferred to debit side of realization account। उसको भी आपको क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाना है। अभी तक हम नहीं करते थे कभी भी, हम तो कैश अकाउंट बनाते थे और कैश का बैलेंस लिख देते थे डेबिट साइड। पर आज मैंने आपको क्या रूल दिया कि क्या कैश, क्या बैंक आपकी परचेजिंग कंपनी टेकन ओवर कर रही है? जो कर रही है ना, तो आपको वो अकाउंट क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड ले जाना है। ओके, इफ नॉट, नहीं सर वो परचेजिंग कंपनी नहीं टेकन ओवर कर रही है, तो जो हम करते हैं वही, कैश अकाउंट बनाओ, उस पर बैलेंस लिख दे। ओके, स्पेसिफिक प्रोविजन और फंड्स अगेंस्ट असेट शुड बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। वो तो हमको मालूम है कि असेट का जो प्रोविजन होगा हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो दो स्टेप हुए हमारे। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है? एकदम इजी है। जो पीसी की अमाउंट, सबसे पहले आप ये याद रखो, आप ये किसकी बुक्स में ये सब कुछ काम कर रहे हो? तो सेलिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू आप सब काम कर रहे हो ये। तो हम सेलिंग कंपनी है, हम सामने वाली कंपनी के पास पैसा मांगेंगे कि भाई मेरा पीसी का पैसा दे, तो ऑलवेज पहले पैसा मांगो तभी आपको पैसा मिलेगा। तो उसकी एंट्री क्या आएगी सर पैसा मांगने की? आप परचेजिंग कंपनी के पास पैसा मांग रहे हो, तो परचेजिंग कंपनी आपकी डेटर हुई, तो परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि वो जो पैसा मिलेगा वो आपकी इनकम है। तो स्टेप नंबर 3 में फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन। अब ये लोग जो परचेजिंग कंपनी वाले आपको पैसा देंगे, करेक्ट? चलो, इक्विटी शेयर आए हमारे पास, इक्विटी शेयर कम्स इन डेबिट, प्रेफरेंस है, डिबेंचर, कैश, जो भी कुछ आपको मिलता है हमारे बिजनेस में कम्स इन होता है, डेट मीन्स वो डेबिट होगा। देने वाला कौन है? परचेजिंग कंपनी, तो परचेजिंग कंपनी क्रेडिट होगा। तो स्टेप 3 में पैसा मांगा और पैसा मिला, यह है आपका स्टेप 3। ओके, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4, ऐसी कोई असेट, ऐसी कोई लायबिलिटीज जो परचेजिंग कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है, तो पार्टनरशिप हमको काम करना पड़ेगा। हाँ सर, ऐसी एसेट है जो कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है, तो चलो हम लोग बेच देंगे वो असेट। आपको ये एंट्री मालूम है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, कैश टू रियलाइजेशन, बेचने से पैसा मिलेगा, कैश टू रियलाइजेशन। सर पार्टनर टेक ओवर करके चला गया असेट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी है जो परचेजिंग कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है, यस सर, तो पैसा दे दो, रियलाइजेशन टू कैश। सर कोई पार्टनर बोल रहा है कि मैं पैसा दे दूंगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल।
तो ये स्टेप मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। ओके, उसमें जो नोट्स हैं वो आईएमपी कर दो। कोई भी असेट आप बेच रहे हो, उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा, उसकी कोई एंट्री आपको पास नहीं करनी है, वो फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है। और सेकंड पॉइंट मोस्ट आईएमपी है फॉर एमसीक्यू। इफ नथिंग इज मेंशन for an asset and liabilities which is not taken over, then assume that it realized or paid at book value. So for example, फर्नीचर परचेजिंग कंपनी नहीं ले जा रहा है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि वो फर्नीचर 10,000 रुपये का बुक वैल्यू है, उतना पैसा तो हमको मिलेगा, तो हमको 10,000 से एंट्री पास करनी है। पर ये सिर्फ टेंजिबल असेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टेंजिबल असेट। मान लो कि गुडविल, पागड़ी, पेटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब कुछ है आपके पास, और उसकी एग्रीड वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो सर आपको क्या करना है? तो उस टाइम पे आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी है, कोई एंट्री पास नहीं करनी है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंटेंजिबल असेट फॉर मोस्ट आई एम पी अंडरलाइन। For intangible asset like goodwill, patent, trademark, copyright, if nothing is mentioned, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, then assume to realize nothing, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा एज्यूम करके नो एंट्री पास करना है। तो ये आपका स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो हमारा पार्टनरशिप फर्म था, हमने सेल किया, हम पैसा देंगे, तो हमारा एक्सपेंस है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, चलो, तो पहली एंट्री तो आपको मालूम पड़ी गई। दूसरी एंट्री क्या है कि इफ द कंपनी एग्री टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंस। कंपनी बोल रही है कि सर मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस का पैसा बेयर करूंगा, बट कंपनी के बिहाफ में अभी पैसा दे रहे हैं हम, कंपनी के बिहाफ में पैसा दे रहे हैं हम, एंड देर आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के बिहाफ में पैसा दे रहे, चलो एंट्री कैसे बनाएंगे? सर हमारे पास से तो पैसा गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या ये एक्सपेंस हमारा है? नहीं, कंपनी ने बोला था कि ये एक्सपेंस मैं बेयर करने वाला हूँ, तो मैं ये पैसा किसके पास मांगूंगा? कंपनी के पास। तो परचेजिंग कंपनी मेरी डेटर हुई, तो परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये स्टेप नंबर 5 हुआ। स्टेप नंबर 6, पार्टनर्स लोन को पैसा दे दो। पार्टनर लोन हमारा क्रेडिट होता है, उसको डेबिट लिखो टू कैश। और कोई पार्टनर बोल रहा है कि नहीं, जैसे कि अपनी वाइफ की लोन होगी तो उसका हस्बैंड वो दे देगा, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या तो वाइफ की लोन नहीं होगी और किसी पार्टनर की लोन होगी, और पार्टनर बोल रहा है कि मैं दे दूंगा, तभी भी ये एंट्री पास करना है। वाइफ वाला इलास्ट्रेशन मत सोचना, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि वाइफ की लोन तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी में जाती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, पार्टनर की लोन है ना, वो क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको पैसा देना है तो हम उसको डेबिट कर दे भाई, कैश में पैसा देगा तो कैश क्रेडिट कर, कोई पार्टनर देगा तो पार्टनर को क्रेडिट कर। स्टेप 7, आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। स्टेप 8, आपके पास जब पीसी का वर्किंग किया था तो आपके पास इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, ये सब कुछ आया था, करेक्ट?
तो स्टेप नंबर 8 क्या कहता है कि आपके पास जो इक्विटी शेयर है, डिबेंचर है, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपके पास जो इक्विटी शेयर है, डिबेंचर्स है, वो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? एग्जाम्पल में बोला है तो उस हिसाब से, और नहीं बोला है तो सर फाइनल क्लेम रेशियो, सेकंड पैराग्राफ जो दिया है नोट्स में वो अंडरलाइन कर दो, फाइनल क्लेम रेशियो। और सर ये फाइनल क्लेम रेशियो होता क्या है? फाइनल क्लेम रेशियो आपके कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस होता है। क्या होता है? आपका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दो, जो आएगा, जो बचेगा, उसका रेशियो निकालो। उस रेशियो में ये शेयर्स और डिबेंचर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या एंट्री पास करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स टू डिबेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। एंड द लास्ट वन, स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 क्या है कि आप अपना कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो, जो भी पैसा डिफरेंस में आएगा उसको कैश में ट्रांसफ़र कर दो। जैसे ही कैश में आपने ट्रांसफ़र करके लिख दिया, आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा और आपका एग्जाम्पल सही है वो आपको मालूम पड़ जाएगा।